तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। आज से हम शुरू करेंगे 9th क्लास की इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। फर्स्ट चैप्टर लेंगे आज हम, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं 9th क्लास की इकोनॉमिक्स। फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। चलिए, the purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. अब कहते हैं द पर्पज ऑफ द स्टोरी, ये जो कहानी है इसका उद्देश्य क्या है कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है उनको इंट्रोड्यूस करना। और ये हम किसके थ्रू इंट्रोड्यूस करेंगे? एक काल्पनिक गांव लिया है जिसका नाम है पालमपुर। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी एंड पालमपुर, जो हमने एक इमेजिनरी गांव लिया है, हाइपोथेटिकल विलेज लिया है पालमपुर जिसको हमने नाम दिया है। वहां का मेन काम क्या था, मेन एक्टिविटी क्या थी? फार्मिंग, खेती करना। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। और उस गांव में क्या क्या होता था? फार्मिंग के अलावा वहां पे छोटे स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी, चीजों का निर्माण होता था, डेयरी थी, ट्रांसपोर्ट था, ये सब छोटे स्केल पे किया जाता था क्योंकि गांव है तो वहां छोटे स्केल पे ये सब काम होता था। दीज प्रोडक्शंस एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कहते हैं दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ये जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज थी उनके लिए वेरियस टाइप के विभिन्न प्रकार के साधनों की जरूरत होती थी। नेचुरल रिसोर्सेज, मेन मेड आइटम, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा। अब ये जब काम होंगे तो उसके लिए क्या क्या चाहिएगा कि नेचुरल रिसोर्स, जो प्राकृतिक रिसोर्स है वो चाहिए, आदमी के द्वारा बनाए गए आइटम चाहिए और आदमियों का एफर्ट चाहिए, मैन पावर चाहिए और धन चाहिए। एज वी रेड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, हमने ये जो पालमपुर की स्टोरी है इसके थ्रू हमने क्या पढ़ा? वी विल लर्न how various resources combine to produce the desired goods and services in the village। हम ये इसके थ्रू क्या पढ़ेंगे, क्या लर्न करेंगे कि जो वेरियस रिसोर्सेज हैं उनको कंबाइन करके टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड, जो इच्छित वस्तुएं हैं उनको प्रोड्यूस किया गया, एंड सर्विसेज इन द विलेज, और गांव में सर्विसेज प्रोड्यूस की गई। मतलब जो सर्विसेज चाहिए, जो सेवाएं हैं वो, और डिजायर्ड गुड्स, इन सारे चीजों को कंबाइन करके रिसोर्सेज को प्राप्त की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। अब क्या बताया गया है कि पालमपुर जो इमेजिनरी गांव है उसको कैसा दिखाया गया है कि वो जो नेबरिंग गांव है, आस पड़ोस के गांव है और टाउन है, उनसे वेल कनेक्टेड है, अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मतलब रोड वगैरह यहाँ की अच्छी हैं। रायगंज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रायगंज एक बड़ा गांव है जो पालमपुर से केवल 3 किलोमीटर दूर है। एन ओल्ड वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। अब क्या कह रहे हैं कि ओल्ड वेदर रोड्स हैं बनी हुई जो रायगंज से कनेक्टेड है, और जो नियरेस्ट छोटा टाउन है, कस्बा है शाहपुर, उससे भी पालमपुर जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है कि पालमपुर रायगंज से भी जुड़ा हुआ है रोड से, और शाहपुर जो टाउन है उससे भी जुड़ा हुआ है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड, स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज लोडेड विद जैगरी एंड अदर कमोडिटीज, ठीक है, टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। अब कह रहे हैं कि इस ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन सा देखने को मिलता है इस रोड पे? बुलक कार्ट्स हैं, टोंगा है, बोगी है। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। कहते हैं इस गांव में 450 फैमिलीज हैं जो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती हैं। एंड द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। और जो 80 फैमिलीज हैं वो अपर कास्ट की हैं जिनके पास अधिकतर गांव की जमीन है। मतलब ज्यादातर जमीन इन्हीं लोगों के पास है, इन 80 फैमिलीज के पास। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, और उनके घर भी बड़े हैं, आर मेड ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। ब्रिक से बने हुए हैं और बाहर से सीमेंट की प्लास्टर हो रखा है, अर्थात पक्के मकान है इनके पास। द 80 दलित कंप्राइज
1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. अब क्या कह रहे हैं, जो एससी है, शेड्यूल कास्ट है, उनको कितना पॉपुलेशन क्या है, 1/3 की पॉपुलेशन का 1/3 एससी हैं, दलित हैं, जो गांव के एक कोने में बसे हुए हैं और इनके घर भी छोटे हैं और किसके बने हुए हैं, मड और स्ट्रो के, अर्थात कच्चे मकान है। जो दलित पॉपुलेशन है 1/3, उनके पास कच्चे मकान है, छोटे मकान है और ये गांव के कोने पर बसे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, कहते गांव में सभी के यहाँ इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। कहते जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो ट्यूबवेल्स खेतों में पानी के लिए इस्तेमाल होती है और वेरियस टाइप के जो बिजनेस है उसमें भी इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। अब गांव में एजुकेशन का क्या हिसाब है कि गांव में 2 तो प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है, ठीक है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। और हेल्थ का क्या हिसाब है, हेल्थ के लिए क्या है, कह रहे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि सरकारी हेल्थ सेंटर है एक, और दूसरा प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे जो बीमार लोग हैं उनका इलाज किया जाता है। इसका मतलब ये गांव मॉडर्न है क्योंकि इसमें 80% अपर क्लास रह रही है, 20% लोअर क्लास कास्ट के लोग रहते हैं। 80% जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके घर बड़े हैं, ब्रिक के बने हुए हैं, सीमेंट से प्लास्टर कर रखा है और ज्यादातर जमीन इन लोगों के पास है। पॉपुलेशन का 1/3 शेड्यूल कास्ट है जो गांव के कोने में रहती है, उनके घर छोटे हैं और कच्चे हैं। अब गांव में बिजली का प्रबंध भी बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी है गांव में, जिससे क्या होता है कि खेतों में पानी देने के लिए, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल्स है जिससे खेतों में पानी दिया जाता है। और गांव के लोग बिजली का इस्तेमाल किस में करते हैं, जो स्मॉल स्केल बिजनेस है उनके, उसमें भी बिजली का इस्तेमाल करते हैं। 1 हाई स्कूल है और 2 प्राइमरी स्कूल है। एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है, हेल्थ सिस्टम भी अच्छा है। 1 हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है और दूसरी एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिस्क्रिप्शंस अबव शो दैट पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। अब बताया क्या गया है कि जो ये ऊपर ये गांव का वर्णन किया गया है, ये गांव कैसा है, ये बहुत ही डेवलप्ड गांव है और यहाँ पे रोड्स भी अच्छे हैं, रोड सिस्टम भी अच्छा है, ट्रांसपोर्ट भी है, बिजली भी है, सिंचाई का भी है, स्कूल भी है और हेल्थ सेंटर भी है, ठीक है। कंपेयर दीज फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। कहते हैं जो ये फैसिलिटीज हैं उनको आप कंपेयर करें आपके जो आसपास गांव है उनसे, कि क्या वो डेवलप्ड गांव है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज। ये जो पालमपुर की कहानी है, जिसे मैंने पहले ही बता दिया, एक काल्पनिक गांव बनाया गया है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। अब इसमें जो डिफरेंट टाइप की प्रोडक्शन है, एक्टिविटीज है, उनके बारे में बताएंगे। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब भारत में भी अधिकतर गाँव में मेन एक्टिविटी लोगों की क्या होती है, फार्मिंग, ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। एंड द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रिफर्ड टू एज नॉन फार्म एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी तो होगी फार्मिंग और दूसरी होगी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। उसमें मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और शॉपकीपिंग आ जाएगा। मतलब कुछ प्रोडक्शन करेंगे, कुछ चीजें बनाएंगे, यातायात हो जाएगा और दुकान हो जाएंगी। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। हम ये दोनों प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं उनको देखते हैं आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। और जो प्रोडक्शन के बारे में कुछ जो जनरल बातें हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। कि कह रहे कि द एम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का एम क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज जो हम चाहते हैं वो प्रोड्यूस करें। एंड देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए कितनी चीजें चाहिए? 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज क्या है? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल। पहली रिक्वायरमेंट है लैंड, और क्या है? दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी, जंगल और मिनरल। दूसरी रिक्वायरमेंट, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी? लेबर, पीपुल हु विल डू द वर्क, कि वो लोग जो काम करें। अब पानी अपने आप नहीं निकलेगा, फॉरेस्ट में जो काम होगा वो अपने आप नहीं होगा, मिनरल्स भी अपने आप नहीं निकलेंगे। इसके लिए क्या चाहिए? मैन पावर। तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी? लेबर। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। अब देखो, कुछ जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज होती हैं उसमें हाईली एजुकेटेड वर्कर चाहिए, स्किल्ड, मतलब जो कहते हैं स्किल्ड वर्कर चाहिए, ताकि इन जो टास्क को वो पूरा कर सके। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर्स वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। और दूसरे कौन से चाहिए? जो मैनुअल वर्क कर सके, अनस्किल्ड वर्कर। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। और हर एक वर्कर जो भी प्रोडक्शन में नेसेसरी काम है वो करेगा, ठीक है। स्किल्ड भी चाहिए और अनस्किल्ड, दोनों टाइप का लेबर हमें चाहिए। पढ़े लिखे एजुकेटेड वर्कर भी चाहिए और अनएजुकेटेड वर्कर भी हमें चाहिए। एजुकेटेड वर्कर किस लिए चाहिए? जो काम जिसमें नॉलेज की जरूरत होती है वो करने के लिए। और अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड किस में चाहिए? मैनुअल काम करने के लिए, खुदाई होगी, ईंटों को ढोना हो गया, बाकी जो एक्टिविटीज होगी, पेड़ काटना हो गया, या जो आरा मशीन चलाने वाले, ठीक है। जिस भी टाइप का प्रोडक्शन है उसमें दोनों टाइप के आपको वर्कर लगेंगे, स्किल्ड भी और अनस्किल्ड भी। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या चाहिए? लेबर। लेबर में दोनों टाइप के आ जाएंगे, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। अब थर्ड चीज हमें क्या चाहिए? द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए? फिजिकल कैपिटल। बिना धन के कोई काम नहीं होता है। जो आप लेबर लगाओगे उनको तो पैसे देने पड़ेंगे, तो तीसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी? धन। द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन में हर एक स्टेज पे जो आप इनपुट लगाओगे उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको कैपिटल की, धन की। व्हाट आर द आइटम दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? पहली चीज क्या होगी? टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। पहली फिजिकल कैपिटल क्या होगी? टूल हो गए, मशीन होगी, बिल्डिंग होगी, ये भी कैपिटल ही है। टूल्स एंड मशीन्स range from very simple tools such as a farmer's plow to sophisticated machines such as generator, turbines, computers, etc. अब देखो, सिंपल टूल से लेके हाईली जो टेक्निकल मशीन है वहां तक की चीजें आ गई। सिंपल से आ गया किसान का जो प्लो है, उससे लेके जनरेटर हो गए, टर्बाइन होगी, कंप्यूटर, इस टाइप की मशीनें भी लगेंगी। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। आप देखो, जो टूल्स है, मशीन्स हैं और बिल्डिंग्स हैं वो काफी टाइम तक बार बार यूज की जाती हैं, ठीक है। एक बार खरीद लो तो काफी वर्षों तक चलती है। एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, इसलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब ये फिक्स्ड कैपिटल है, एक बार इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो काफी सालों तक वो काम में आती हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है वर्किंग कैपिटल। ये तो है फिक्स्ड कैपिटल, और सेकंड क्या होगी? वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। अब देखो, हमें रॉ मटेरियल चाहिए और धन चाहिए हाथ में काम करने के लिए। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न यूज्ड बाय द वीवर एंड द क्ले यूज्ड बाय द पोटर। अब रॉ मटेरियल में क्या हो गया? धागा हो गया, जो वीविंग करने के लिए एक वीवर को चाहिए ही चाहिए। मान लो ब्लैंकेट बनानी है, बेडशीट बनानी है, कुछ भी बनाना है, प्रोडक्शन करना है किसी चीज का, तो उसमें धागा चाहिए, ठीक है। अब पोटर है, उसको अगर मटके बनाने हैं तो मिट्टी चाहिए ही चाहिए, तो क्ले क्या हो गया और यार्न क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। अब कुछ धन हमेशा हाथ में चाहिए पेमेंट्स करने के लिए और चीजें खरीदने के लिए, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। और जैसे पोटर और वीवर काम करेगा उसका पेमेंट करने के लिए, तो हाथ में धन चाहिए ही चाहिए। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जो रॉ मटेरियल है और जो धन है उसको क्या कहेंगे हम? वर्किंग कैपिटल कहेंगे। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। और इसके अलावा टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, ये चीजें भी प्रोडक्शन में इस्तेमाल में आती हैं, ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या है? देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट।
चौथी रिक्वायरमेंट क्या होगी, यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर। अब उसको नॉलेज भी चाहिए किसी चीज की, अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो किस चीज का प्रोडक्शन कर रहा है उसकी उसको पूरी जानकारी चाहिए। Enterprise to be able to put together labor, land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market। अब हमें क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, एंटरप्राइज चाहिए। इन सब चीजों को आप इस योग्य हो कि इन सब चीजों को, लैंड को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल को इकट्ठा करो और प्रोड्यूस करो उस चीज को अपने इस्तेमाल के लिए या मार्केट में बेचने के लिए। दिस डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, और आज के जमाने में इसको क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल क्या है डिटेल में, इसमें थोड़ा सा ही बताया गया है। ठीक है, बस समझ में आ जाना चाहिए कि इन सब चीजों को इकट्ठा करके किसी चीज को प्रोड्यूस करना अपने लिए या मार्केट के लिए, वो काम कौन करेगा, आदमी करेगा। और कौन आदमी करेगा, जिसके पास नॉलेज है, स्किल है। ठीक है, तो उस स्किल को कहा गया है ह्यूमन कैपिटल। एवरी प्रोडक्शन इट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब हर एक जो प्रोडक्शन होता है उसमें ये जो चारों रिक्वायरमेंट है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन को मिला के किया जाता है, विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इसको क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वी रेड through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. For convenience, we will refer to physical capital as the capital in the chapter. अभी इस स्टोरी के आधार पर हमने पढ़ लिया है कौन कौन से हमें फर्स्ट थ्री फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन में हमें चाहिए, और फिजिकल कैपिटल को ही हम कैपिटल के रूप में आगे पढ़ेंगे। मतलब फिजिकल कैपिटल है उसको हम सिर्फ एक टर्म लेंगे, कैपिटल। ठीक है, जब हम कैपिटल बोले तो उसमें फिजिकल कैपिटल आएगी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फार्मिंग इन पालमपुर। अब पालमपुर की फार्मिंग के बारे में बताया गया है कि कैसी फार्मिंग होती है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है लैंड इज फिक्स्ड। अब किसी भी गांव में जो लैंड है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है लैंड को घटाया बढ़ाया जा सकता है। हाँ, लैंड के ऊपर जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर अगर घर बना लिया जाए तो एग्रीकल्चर लैंड कम हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उस पर घर बना लेते हैं, तब एग्रीकल्चर लैंड या फार्मिंग का जो लैंड है उसका एरिया कम हो जाता है, अदरवाइज फिक्स होता है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। जो इमेजिनरी गांव है पालमपुर कहते हैं, फार्मिंग उसका मेन एक्टिविटी है। ठीक है, 75% ऑफ पीपुल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। की जीविका के लिए 75% लोग किस पे डिपेंड करते हैं, फार्मिंग पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक, दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। वो या तो फार्मर्स हैं या फार्म पे काम करने वाले लेबरर्स हैं। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपुल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म। अब इन लोगों का जो अच्छा होना किस पे डिपेंड करता है, कि जो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो वो खेती कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक constraint in raising farm production and land area under cultivation is practically fixed। अब इसमें एक बात और बताई गई है कि जो लैंड एरिया है वहां का कल्टीवेशन का वो फिक्स्ड है। ठीक है, सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। 1960 तक पालमपुर में जो लैंड एरिया था, जो कल्टीवेशन की जो लैंड थी उसको कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बढ़ाया गया, जितनी थी 1960 तक उतनी ही थी। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड। इसके बाद 1960 के बाद बताया गया है जो वेस्ट लैंड थी गांव की उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, कल्टीवेशन लैंड में बदल दिया गया कि उसमें भी फार्मिंग होने लग गई। ठीक, जो ऐसी वेस्ट पड़ी हुई थी लैंड उसको भी ठीक करके उसको कैसा बना दिया गया, कल्टीवेशन वाली लैंड बना दिया गया जिसपे खेती हो सकती थी। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। और इसके बाद कोई स्कोप नहीं बचा
कि प्रोडक्शन जो लैंड है उसको बढ़ाया जा सके। मतलब जितनी भी वेस्ट लैंड थी 1960 के बाद उसको भी यूज कर लिया गया और इसके अलावा कोई भी फालतू लैंड नहीं थी जिसको कल्टीवेशन लैंड में बदला जा सके। अब आगे है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टर। हम लैंड को किस में मापते हैं? एग्रीकल्चर लैंड को हेक्टर्स में मतलब मापा जाता है, मेजर किया जाता है। दो इन द विलेजेस यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड। ठीक है, जब आप गांव में जाते हो कि उसके पास कितनी जमीन है तो हम हेक्टर में ही बोलते हैं कितना हेक्टर है उसके पास। और भी लोकल यूनिट्स हैं जो बोली जाती हैं। लैंड एरिया बीइंग, अच्छा हो गया। इन लोकल यूनिट्स सच एज बिग्गा, जैसे लोकल यूनिट्स क्या होती है? बिग्गा होती हैं, गुंथा होती हैं। ठीक है, वैसे तो हेक्टर में मापी जाती है लैंड, लेकिन जो लोकल जो यूनिट्स हैं गांव की वो बिग्गा भी है और गुंथा भी है। 1 हेक्टर इक्वल द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। अब 1 हेक्टर कितना हो गया? इक्वल द एरिया ऑफ स्क्वायर, जो वन साइड में मेजर करने पे कितना होगा? 100 मीटर्स। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। आप कहते हैं अपने स्कूल ग्राउंड का जो एरिया है उसको हेक्टर, 1 हेक्टर में आप मापे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। सेकेंड पॉइंट दे दिया कि जो फार्मिंग लैंड है वो फिक्स्ड है, तो कह रहे हैं कि क्या कोई तरीका है कि जो सेम लैंड है उसके ऊपर एक से ज्यादा खेती हो सके या फसल उगाई जा सके। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, कि जो एरिया है क्रॉप का वो और फैसिलिटीज। पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। कहते हैं कि जैसे आपको दिखाया गया इमेजिनरी गांव है वो किसका हिस्सा लग रहा है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का हिस्सा लग रहा है वो। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, सारी जो लैंड है वो कल्टिवेट हो रही है पालमपुर में। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी जो खेती की जमीन है, लैंड है, वो ऐसे ही नहीं छोड़ी जा रही। मतलब जितनी भी खेती की जमीन है सब पे खेती हो रही है, कोई भी वेस्ट नहीं पड़ी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या होती है? खरीफ होती है, खरीफ की फसल, खरीफ क्रॉप। फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। फार्मर क्या उगाते हैं? ज्वार एंड बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज्ड बाय एज कैटल फीड। ज्वार बाजरा जो उगाया जाता है वो किस में इस्तेमाल होता है? जानवरों के फीड के लिए, खाने के लिए। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर में पोटैटो उगाया जाता है, आलू उगाया जाता है। इन द विंटर सीजन, अब विंटर सीजन आ गया तो रबी की क्रॉप आ जाएगी। फील्ड्स आर सोन विद व्हीट, गेहूं उगाया जाएगा। खरीफ की, रबी की फसल क्या है? व्हीट है। और खरीफ की क्या फसलें हैं? ज्वार एंड बाजरा। तो खरीफ में तो ज्वार और बाजरा उगाया जाएगा और रबी की फसल में उगाया जाएगा व्हीट, विंटर की फसल है। ठीक है, फ्रॉम द व्हीट प्रोडक्शन, फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ व्हीट फॉर द फार्मर्स कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज। आप कहते हैं जब व्हीट जो किसान उगाता है कुछ तो वो अपने कंजप्शन के लिए रख लेता है, अपने खाने के लिए, और जो सरप्लस होता है, जो फालतू बचता है, उसको रायगंज जो है उसके मार्केट में बेच देता है। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। साल में एक बार गन्ना भी उगाया जाता है। ठीक है, गन्ने से जब उसका जगरी बनता है, गुड़ बनता है, उसको कहाँ बेचा जाता है? शाहपुर में। मतलब गन्ना उगाते हैं, गन्ने से फिर वो लोग गुड़ बनाते हैं और उस गुड़ को कहाँ पे बेचते हैं? शाहपुर में जाकर वो गुड़ बेचा जाता है। ठीक है, तो 2 टाइप की फसल होगी, खरीफ की होगी एंड रबी की होगी। खरीफ में उगेगा ज्वार और बाजरा, और ये जो प्लांट से किसके लिए यूज होते हैं? जो नीचे प्लांट बचते हैं, जैसे जौ और बाजरे का तो जो ऊपर सिट्टा होता है उसको अलग कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो जो कैटल है उनके फीड के रूप में काम में लिया जाता है। फिर पोटैटो भी उगाया जाता है अक्टूबर और दिसंबर में। इसके बाद विंटर की फसल उगाई जाती है जो व्हीट होता है, और बीच में गन्ना उगता है और गन्ने से गुड़ बनता है, और गुड़ को कहाँ बेचा जाता है? शाहपुर में बेचा जाता है। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation. अब कह रहे हैं कि गांव में, जो पालमपुर गांव में है, किसान 3 फसलें कैसे उगा पाते हैं? क्यों उगा पाते हैं? क्योंकि यहाँ पे वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है, सिंचाई के साधन वेल डेवलप्ड हैं, इसलिए ये 3 फसल ले लेते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, और इलेक्ट्रिसिटी भी पालमपुर में जल्दी आ गई थी।
इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, और इसके कारण इरिगेशन आसान हो गया। अगर बिजली नहीं होगी तो ट्यूबवेल से पानी कैसे निकालेंगे, ठीक है। पर्सियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स। पहले जब बिजली नहीं थी तो पर्सियन व्हील जो व्हील होता था उसको घुमाया जाता था मैनुअली, और उससे पानी निकाला जाता था और खेतों में पानी दिया जाता था। पीपुल सो दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरिया एंड लैंड मोर इफेक्टिवली। अब जब से बिजली आई है तो ज्यादा बड़ा एरिया आसानी से उसकी सिंचाई की जा सकती है, ठीक। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो शुरू में जो ट्यूबवेल्स बने वो गवर्नमेंट द्वारा इंस्टॉल किए गए थे, गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए थे। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, और बाद में फार्मर्स ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगा लिए। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकला, मिड 70s में एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टर्स वाज इरिगेटेड। जो 200 हेक्टर लैंड थी वो सारी इरिगेट की जाने लगी, सिंचाई होने लगी, मतलब उसमें पानी दिया जाने लगा जो 200 हेक्टर था। पहले सरकार ने लगाया तो कम सिंचाई की सुविधाएं थी क्योंकि कम किसानों को लगा, लेकिन बाद में 70s के आते आते सभी किसानों ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल लगा लिए और जितनी भी 200 हेक्टर जमीन थी उसको पानी दिया जाने लगा। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन। कह रहे हैं कि इंडिया के सभी गांव में इतना हाई लेवल का इरिगेशन सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये जो पालमपुर है ये तो एक इमेजिनरी गांव लिया गया है, ठीक है, लेकिन कह रहे हैं इंडिया के कुछ गांव अब भी पिछड़े हुए हैं। कहते हैं कि ये राइवरी प्लेन्स हैं, कोस्टल एरिया है, वहां तो अच्छा इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट। और दूसरी तरफ जो प्लेटू रीजन है सच एज द डक्कन प्लेटू हैव लो लेवल ऑफ इरिगेशन, यहाँ कम है पानी की सुविधा इरिगेशन की। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री a little less than 40% is irrigated even today। 100 में से सिर्फ 40% जो इंडिया की जो फार्मिंग लैंड है उसमें इरिगेशन होता है, 60% में ठीक से इरिगेशन का नहीं है, ठीक। इन द रिमेनिंग एरिया फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, और बाकी का भी तो जो 60% एरिया है उसमें पानी किसके द्वारा दिया जाता है, रेन के द्वारा। किसान किसका इंतजार करते हैं कि बारिश हो जाए ताकि उनके खेतों को पानी मिल जाए। सिर्फ 40% ही जो जमीन है फार्मिंग लैंड है उसमें पानी ट्यूबवेल से दिया जाता है, और बाकी 60% जो लैंड है फार्मिंग लैंड है उसमें पानी किसके द्वारा दिया जाता है, रेन वाटर। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, एक से ज्यादा फसल एक साल में उगाए अगर कोई किसान तो उसको क्या कहेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग, कि एक साल में एक खेत के टुकड़े पर एक से ज्यादा जब फसलें उगाई जाती हैं तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का ये सबसे बेहतरीन वे है, तरीका है, ठीक है। ऑल द फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप। पालमपुर में किसान, हर एक किसान कम से कम 2 फसलें उगाता है एक साल में। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। और 15 से 20 साल से किसान क्या कर रहे हैं, एक तीसरी क्रॉप भी उगा रहे हैं पोटैटो की। 2 तो मेन क्रॉप होगी खरीफ और राबी की, और तीसरी क्रॉप और कौन सी उगा रहे हैं किसान 15 से 20 साल से कर रहे हैं ये काम, कि आलू भी उगाया जा रहा है। ये पालमपुर गांव का पैटर्न है फार्मिंग का, कि वहां पे मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही है। मल्टीपल क्रॉपिंग किसे कहते हैं, जब एक जो फार्मिंग लैंड है, जो पीस ऑफ लैंड है उसके ऊपर एक से ज्यादा फसल उगाई जाए उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है किसी लैंड पे तो सबसे सीधा साधा साधन क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग करो, एक से ज्यादा उस पर फसलें उगाओ। द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। और दूसरा तरीका क्या है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आप इस्तेमाल करो फॉर हायर यील्ड, ज्यादा उत्पादन करने के लिए। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन, कि एक सिंगल सीजन में
जो क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है एक पीस ऑफ लैंड पे, उसको क्या करते हैं, किसमें मापते हैं, यील्ड में मापते हैं। टिल द मिड 1960s द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विथ रिलेटिवली लो यील्ड। कहते हैं कि जो 60s में शुरू में जो सीड यूज किए जाते थे वो ट्रेडिशनल थे, ट्रेडिशनल सीड, ठीक है। इससे क्या होता था, प्रोडक्शन लो होता था, ठीक। कई बार अच्छे बीज नहीं होते थे, वही उगा देते थे तो फसल अच्छी नहीं होती थी। ट्रेडिशनल सीड्स नीडिड लेस इरिगेशन। जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं उनको कम पानी की जरूरत होती है, सिंचाई की जरूरत होती है। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। तो गांव के लोग और क्या करते थे, काउ जो गाय थी उसका गोबर और दूसरे नेचुरल मैन्योर्स यूज करते थे फर्टिलाइजर के रूप में, ठीक है। ये नेचुरल होता था, ठीक है। ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। और इनको किसान को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि किसान गाय भैंस भी पालता है तो उसका गोबर होता है वो खेतों में डाल दिया जाता था, और जो बाकी घर का जो कूड़ा कचरा होता था उसको मैन्योर, नेचुरल मैन्योर के जैसे यूज किया जाता था और उसको भी खेतों में फैला दिया जाता था और वो एज अ फर्टिलाइजर का काम करता था। तो क्योंकि सब घर की चीजें थी उसको पैसे उसमें देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो उसका अपना ही होता था। तो ना तो सीड के लिए उसको पैसे देने की जरूरत पड़ती थी और ना ही फर्टिलाइजर्स के लिए उसको पैसे देने की जरूरत पड़ती थी। द ग्रीन रिवोल्यूशन in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding variety of seeds। अब क्या हुआ, 1960s में ग्रीन रिवोल्यूशन आया जिसमें किसान को व्हीट और राइस की अच्छे बीज मिले, ठीक है। इनको क्या कहा गया, HYV, हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स की, ये इसको मिली। और इससे क्या हुआ, Compared to traditional seeds, the HYV seeds promised to produce much greater amount of grain on a single plant। कि एक प्लांट के ऊपर जो ट्रेडिशनल सीड से जितने बीज मतलब गेहूं लगता था उसे ज्यादा लगा, मतलब जो क्वांटिटी थी अनाज की वो बढ़ी HY सीड यूज करने पे। As a result, the same piece of land would now produce for larger quantity of food grains than was possible earlier HYV seeds। कि HY सीड से पहले जो ट्रेडिशनल सीड से जो खेती होती थी, जब ये हाई यील्ड वाला आया HYV वाले सीड यूज किए गए, उससे क्रॉप ग्रेन्स जो ग्रेन थे, व्हीट ग्रेन या राइस या जो भी था, बाजरा था, उसका उत्पादन ज्यादा हुआ। However, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best result। एक तो पानी बहुत चाहिए इसमें, फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए और पेस्टिसाइड्स भी चाहिए अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। अगर और अच्छा उत्पादन करना है तो पानी बहुत फसल में चाहिए था, केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए थे और पेस्टिसाइड्स चाहिए थे, तभी फसल अच्छी होती थी या हुई। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। भारत में सबसे पहले ये मॉडर्न मेथड कौन कौन से स्टेट में इस्तेमाल हुआ, कौन कौन से स्टेट के किसानों ने इस्तेमाल किया, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसानों ने इस मेथड को यूज किया। द फार्मर्स इन दीज रीजन्स सेट अप ट्यूबर्स फॉर इरिगेशन एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। अब इन किसानों ने पहले तो इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स लगाए और HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, इसके साथ केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए, इरिगेशन अच्छा रहा उनका और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया। सम ऑफ देम बोट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेसर्स विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। अब फसल उगाना और काटना आसान हो गया ट्रैक्टर से और थ्रेसर से, क्योंकि किसान संपन्न हो गए तो उन्होंने ये दोनों मशीनें भी खरीद ली। किसानों ने क्या क्या खरीद लिया, इसके साथ साथ ट्रैक्टर्स भी खरीद लिए और थ्रेसर्स भी खरीद लिए। ट्रैक्टर और थ्रेसर से आने से क्या हुआ, ट्रैक्टर से फसल को उगाने में आसानी रही और थ्रेसर से उसको निकालने में आसानी रही। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड ऑफ व्हीट, और उनको क्या रिवार्ड मिला इसका, कि उनको व्हीट का उत्पादन ज्यादा मिला। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैरायटीज वाज 300 kg पर हेक्टर। अब क्योंकि पालमपुर में ट्रेडिशनल तरीके से हो रहा है तो वहां पे 300 kg
पर हेक्टर पे अनाज उत्पन्न होता है। 1300 केजी हर एक हेक्टर पे, एक हेक्टर पे। विद HYV सीड्स, और HYV सीड्स से द यील्ड वेंट अप, कितना बढ़ गया? 3200 केजी पर हेक्टर। ठीक है, यहाँ 1300 मिल रहा है, 1300 केजी पर हेक्टर मिल रहा है, यहाँ 3200 केजी पर हेक्टर पे मिल रहा है। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, इससे जो व्हीट के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आई। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। अब किसान के पास कंजप्शन के रखने के अलावा बहुत ज्यादा मात्रा में सरप्लस अनाज था मंडियों में बेचने के लिए। विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड सस्टेन करती है? लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड क्या नेचुरल रिसोर्स है, मैन मेड नहीं है, हमने लैंड नहीं बनाई है, नेचुरल है। इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज, इसलिए इसके इस्तेमाल में हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस, कहते हैं जब हम मॉडर्न मेथड यूज कर रहे हैं उससे हम इस खेती का जो नेचुरल रिसोर्स है उसको ओवर यूज कर रहे हैं, जितना यूज करना चाहिए उससे ज्यादा हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इन मैनी एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। कह रहे हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि सॉइल ने जो उसके नेचुरल फर्टिलिटी थी उसको कम करना शुरू कर दिया। क्यों कम करना शुरू कर दिया? क्योंकि हमने उसके ऊपर केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा इस्तेमाल करने शुरू कर दिए ताकि ज़्यादा फसल हो। इससे क्या हो गया, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होने लगी। पहले हम नेचुरल मैन्योर और काउ डंग इस्तेमाल करते थे तो सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती थी। अब हम केमिकल डाल डाल के सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसको हमने ख़त्म कर दिया है। और also continuous use of groundwater for tubal irrigation has led to the depletion of water table। और हमने क्या कर दिया, ट्यूबवेल लगा के जो ग्राउंड वाटर है, जो धरती के अंदर पानी का जो लेवल था उसको ओवर यूज किया पानी का, ट्यूबवेल से पानी निकाल के खेतों में दिया और जो ग्राउंड वाटर जो उसका लेवल था वो घटता चला गया। ठीक है, और क्या बताया है, एनवायरमेंटल रिसोर्स, ठीक है, लाइक सोइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। कहते हैं कि ये जो सोइल फर्टिलिटी है और ग्राउंड वाटर है इसको बनने में काफ़ी वर्ष लगते हैं, तो हमें इसको ऐसे ओवर यूज नहीं करना चाहिए। वंस डिस्ट्रॉयड, अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर दैम, अगर एक बार ख़त्म हो गए तो इनको दोबारा रिस्टोर करना बहुत मुश्किल है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अगर फ्यूचर में एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। किन चीज़ों पे? एक तो सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे और एक ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो ऊपर रहे, ज़्यादा नीचे ना जाए। अब अगला पॉइंट है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। अब जो पालमपुर के जो फार्मर्स हैं उनके बीच में लैंड कैसे बटी हुई है। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। आपने तो रियलाइज कर ही लिया होगा कि लैंड किसान के लिए कितनी जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपुल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। अब कहते हैं अनफॉर्चुनेटली सभी किसान एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि जो लैंड फॉर कल्टीवेशन है वो सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, कि गांव की जो 1/3 पॉपुलेशन है वो क्या है, लैंडलेस है, बिना खेती के है। मतलब 450 फैमिली है जिसमें 150 लोग हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है। मोस्ट ऑफ देम दलित, उनमें से अधिकतर दलित हैं। हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए उनके पास जमीन ही नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, अब जो बाकी जो रिमेनिंग परिवार हैं जिनके पास खेत है वो है 240 फैमिलीज। 240 फैमिलीज के पास लैंड है। कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टर्स। इनमें से 240 फैमिलीज के पास सिर्फ 2 हेक्टर फील्ड है खेती करने के लिए इन साइज। ठीक है, बहुत कम लैंड है, 2 हेक्टर बहुत कम होती है। वो कितने परिवार के पास है, 240 फैमिलीज के पास। Cultivation of such plots doesn't bring adequate income to the farmer family।
अब 2 हेक्टर पे जब खेती करता है किसान तो उसके पास इतना इनकम नहीं आती है, क्योंकि ज़मीन से अनाज कम उत्पादित होता है और वो कंजप्शन के लिए ही शायद पर्याप्त होता होगा, सरप्लस नहीं बचता है जिससे बेच के वो ज़्यादा धन कमा सके। इसलिए 2 हेक्टर बहुत कम होता है तो उनका गुजारा ही बहुत मुश्किल से होता है। आगे है, you can see the large number of small plots scattered around the village in the picture। तो पिक्चर में कुछ दिखाया गया था कि जो गांव की जो फार्मिंग खेत लैंड है वो स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, और ये स्मॉल फार्मर्स के द्वारा कल्टिवेट होती है या छोटे किसान इन पे खेती करते हैं। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। और जो गांव के जो कह रहे हैं मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ विलेज, वो किससे कवर्ड है? प्लॉट्स से। ठीक। इन पालमपुर देर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। और 60 परिवार ही हैं पालमपुर के जो मिडिल क्लास हैं या मीडियम फैमिली फार्मर्स हैं और लार्ज फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है खेती करने के लिए। A few of the large farmers have land extended over 10 hectares or more। जो लार्ज फार्मर है उनके पास 10 हेक्टर या इससे ज्यादा खेती की जमीन है। 5th पॉइंट है, who will provide the labor। अब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? जिसके पास जमीन नहीं होगी। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। कहते हैं लैंड के बाद दूसरा फैक्टर कौन सा है? लेबर है फार्मिंग के लिए या प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। खेती में मेहनत का काम है तो बहुत लोग चाहिए। स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। अब जो छोटे किसान है वो अपनी खेती तो मतलब अपनी फील्ड पे तो खेती करते ही करते हैं। थस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स। एक तो वो अपने लिए खेती करते हैं, साथ में जो गांव की जमीन है, जो बड़े किसान है, लार्ज किसान है और मीडियम किसान है, उनके लिए लेबरर का भी काम करते हैं। मतलब अपनी खेती करने के साथ साथ एज अ लेबरर वो गांव में दूसरे खेतों पर भी काम करते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन दियर फील्ड्स। और जो बड़े किसान है और मध्यम वर्गीय किसान है वो ये जो छोटे किसान हैं इनको एज अ लेबरर अपनी फील्ड में काम पर रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। कहते हैं फार्म लेबरर कहाँ से आते हैं, मजदूर कहाँ से आते हैं? या तो वो लैंडलेस फैमिली से होते हैं, अर्थात उनके पास कोई जमीन नहीं होती, ऐसी परिवार से होते हैं, या जो जमीन होती है कल्टीवेशन की वो बहुत थोड़ी होती है। ठीक है। अनलाइक फार्मर्स से भिन्न, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। कहते हैं फार्मर से भी, मतलब फार्मर का तो लैंड पे अधिकार होता है, लेकिन जो फार्म लेबरर होते हैं उनका जमीन के ऊपर कोई हक नहीं होता, कोई राइट नहीं होता। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क। उनको मजदूरी दी जाती है किसके द्वारा? उस किसान के द्वारा जो उन्हें काम पर रखता है। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड ऑफ इजी, मतलब क्रॉप। या तो वेज किस मजदूर किस रूप में हो सकती है? कैश के रूप में या क्रॉप के रूप में। क्रॉप मतलब जो अनाज होता है वो जो जिसपे मजदूरी करने के लिए वो काम करते हैं उसी का कुछ हिस्सा उनको दे दिया जाता है। मान ली व्हीट की फार्मिंग हो रही है और उस पर वो मजदूर रखे गए हैं तो उस पर तय कर दिया जाता है कि उनको 1 kg 2 kg कितना अनाज दिया जाएगा, मतलब अनाज ही उनको एज अ मजदूरी पे किया जाता है। समटाइम्स लेबरर गेट मिल्स ऑल्सो। कई बार जो मजदूर होते हैं उनको खाना भी मिल जाता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप और फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। अब कहा गया है कि जो वेजेस है, जो मजदूरी है, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, मतलब रीजन टू रीजन वेरी करती हैं, एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप में वेरी करती है। जैसे कैश क्रॉप है उसमें ज़्यादा वेजेस होती हैं, दूसरी में कम वेजेस होती है। और फ्रॉम फार्म एक्टिविटीज़, और फार्म की जो एक्टिविटीज होती है उनके हिसाब से भी मजदूरी वेरी करती है। जैसे सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, सोइंग में अलग मजदूरी होती है और हार्वेस्टिंग में मजदूरी सेम फार्म पे अलग मिलती है। देयर इज ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ
एम्प्लॉयमेंट। अब देखो जो एम्प्लॉयमेंट उनको दिया गया है उसमें भी वेरिएशन होती है। कई बार हार्वेस्टिंग के टाइम मजदूर रखे जाते हैं, हार्वेस्टिंग खत्म तो उनकी छुट्टी कर दी जाती है। कई बार परमानेंट भी रखे जाते हैं और कई बार टेम्परेरी भी रखे जाते हैं। A farm laborer might be employed on a daily basis or for a particular farm activities like harvesting or for the whole year। जैसे कि मैंने बताया, या तो वो एक दिन के लिए भी रखा जा सकता है या पर्टिकुलर एक फार्म एक्टिविटी के लिए भी रखा जा सकता है। जैसे हार्वेस्टिंग करनी है, जब तक रखा जाएगा, हार्वेस्टिंग खत्म तो उसको हटा दिया जाएगा। और कई बार पूरे साल के लिए भी उसको काम पर रखा जा सकता है या रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दल्ला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर। अब दल्ला का दिया है, एक लैंडलेस फार्म लेबरर है हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर, जो पालमपुर में दिहाड़ी पर काम करता है, मतलब रोज काम ढूंढता है, रोज उसको मजदूरी मिलती है रोज के हिसाब से। वो परमानेंट लेबरर नहीं है किसी भी फील्ड पर। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे रोज काम ढूंढने जाना पड़ता है। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर set by the government is ₹300 per day, मार्च 2017। मार्च 2017 के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ने वेजेस कितनी तय की हैं एक लेबरर के लिए? 300 रुपये प्रतिदिन। बट दल्ला गेट्स ओनली ₹160। लेकिन जो दल्ला, जो फार्म लेबरर है, उसको हर दिन कितनी मजदूरी मिलती है? 160, मतलब आधी ही मजदूरी मिलती है। सरकार ने तय कर रखी है 300 रुपये, लेकिन उसको मिलते हैं हर दिन के 160 रुपये। देयर इज a heavy competition for work among the farm laborers in पालमपुर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक हैवी कंपटीशन है काम के लिए पालमपुर के जो फार्म लेबरर्स हैं उनके बीच में, अर्थात लेबरर अधिक है और अधिक होने की वजह से उनको कम मजदूरी भी मिलती है, उस पर भी काम करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। सो पीपुल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, इसलिए लोग लोअर वेजेस पर भी काम करने के लिए राजी होते हैं। दल्ला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू राम कली हु इज अनदर फार्म लेबरर। अब दल्ला अपनी कंप्लेन किससे कर रहा है अपनी सिचुएशन की? राम कली से, एक दूसरी फार्म लेबरर है, अर्थात किसी दूसरे फार्म लेबरर को अपनी कंप्लेन दल्ला कर रहा है, जिसका क्या नाम है? रामकली। रामकली को क्या कह रहा है कि उसको वेजेस कम मिल रही हैं। सरकार ने तय की हैं 300 रुपये और उसको कितनी पर डेली, मतलब पर डे के हिसाब से कितनी मिल रही है? 160 रुपये, जो लगभग आधी हैं। बोथ दल्ला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपुल इन द विलेज। कहते दोनों ही, दल्ला और रामकली सबसे गरीब लोग हैं गांव में। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब फार्मिंग में भी धन की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में भी बताया गया है कि फार्मिंग में किन किन चीज़ों में धन की आवश्यकता या कैपिटल की आवश्यकता होती है। You have already seen that the modern farming methods requires a great deal of capital। अब मॉडर्न फार्मिंग हो रही है तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनको पूरा करने के लिए कैपिटल या धन चाहिए। सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। इसलिए किसान को अब ज़्यादा धन चाहिए पहले की बजाय। अब क्या क्या चीज़ों में उनको धन चाहिए? फर्स्ट है, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। अब जो छोटे किसान हैं वो धन क्या करते हैं? बोरो करते हैं, उधार लेते हैं कैपिटल को अरेंज करने के लिए। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। अब जो कल्टीवेशन में जो इनपुट्स चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, उनके लिए जो छोटे किसान हैं वो बड़े किसानों से, मनी लैंडर से और ट्रेडर से धन लेते हैं। किस पे? ब्याज पर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई। और इस प्रकार के जो उधार ली जाती है उन पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। और उनके ऊपर बहुत ही तनाव रहता है किस बात का? वो जो लोन लिया है उसको वापस चुकाने का। अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है, सविता इज अ स्मॉल फार्मर। सविता एक छोटा किसान है। शी प्लान्स टू कल्टिवेट व्हीट ऑन हर 1 हेक्टर ऑफ लैंड। उसके पास केवल 1 हेक्टर भूमि है जिसपे वो क्या करती है? कल्टीवेशन करती है। किसकी? व्हीट की, गेहूं की। बिसाइड्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, शी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म
इंस्ट्रूमेंट्स। आप कहते हैं कि सीड के अलावा उसको फर्टिलाइजर भी चाहिए, पेस्टिसाइड भी चाहिए, और ये सब किस में आएंगे, पैसे में आएंगे। उसके लिए उसको धन चाहिए, और उसको कैश किसके लिए चाहिए, उसको पानी खरीदना है क्योंकि उसके पास ट्यूबवेल नहीं है, तो किसी दूसरे के यहाँ से ट्यूबवेल से उसको पानी लेना, तो उसका भी पेमेंट उसको करना पड़ेगा। और जो इंस्ट्रूमेंट है फार्म में उनके रिपेयर के लिए भी उसको पैसा चाहिए। सी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ 3000। कहते हैं उसके पास, उसने क्या एस्टिमेट लगाया है कि द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ कितना कॉस्ट करेगी उसकी वर्किंग कैपिटल, 3000। सी डज नॉट हैव द मनी, लेकिन उसके पास 3000 रुपये भी नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है। सो सी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल। तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो जो तेजपाल है उससे धन उधार लेगी। अ लार्ज फार्मर। अब तेजपाल कौन है, एक बड़ा किसान है। तेजपाल एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 months। अब तेजपाल ने क्या एग्री किया कि ठीक है उसको 3000 रुपये देगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या लगाएगा, 24%, 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए उधार दिया है जिसपे वो 24% उसके पैसे के ऊपर ब्याज लेगा, विच इज अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो बहुत ज्यादा है इंटरेस्ट रेट। सविता ऑल्सो हैज टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹35 पर डे। अब देखो कितना कम में वो काम कर रही है। 300 रुपये सरकार ने तय किए हैं, वो तैयार हो गई है कि उसका पैसे चुकाने के लिए, लोन चुकाने के लिए वो उसके फार्म पे काम करेगी 35 रुपये पर डे के हिसाब से मजदूरी पर। एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो। देखा आपने, ये जो मजदूरी है बहुत ही कम है। सविता नोज, सविता जानती है दैट सी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड। अब सविता को इस बात का आभास हो गया है, क्या पता है उसको, कि उसको अपनी जो फील्ड है उस पर भी हार्वेस्टिंग करने में समय लगेगा, मेहनत लगेगी, फिर भी वो तेजपाल के भी यहाँ काम करेगी, ठीक है। और मजदूरी कितनी मिल रही है, 35 रुपये, जो बहुत ही कम है। एंड देन अ वर्क एज अ फार्म लेबरर फॉर तेजपाल, और अपने खेत पे काम करेगी, साथ में तेजपाल के यहाँ भी एज अ फार्म लेबरर उसको काम करना पड़ेगा या वो करेगी। द हार्वेस्ट टाइम इज वेरी बिजी टाइम। हार्वेस्ट का समय होता है बहुत व्यस्त समय होता है। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, अब वो 3 बच्चों की माँ भी है। सी हैज अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके ऊपर घर की भी जिम्मेवारियां बहुत सारी। सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशन एज शी नोज गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर। अब सविता इस बात से सहमत है कि इन टफ कंडीशंस में भी उसको ये सब काम करना पड़ेगा, लेकिन उसको ये भी पता है, वो ये भी जानती है कि एक छोटे किसान के लिए लोन को चुकाना बहुत मुश्किल काम है, लोन लेना बहुत ही कठिन काम है। सेकंड पॉइंट क्या है, इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स, कि स्मॉल फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। अब जो बड़े किसान और मीडियम किसान हैं उनके पास तो अपनी सेविंग्स होती हैं, लेकिन जो छोटा किसान होता है उसके पास अपनी सेविंग्स भी नहीं होती, क्योंकि उनके पास छोटा जमीन का टुकड़ा होता है और उस पर वो उतना ही उगा पाते हैं कि जिससे बस उनके साल भर का खाने पीने का खर्चा चल जाए। कुछ सरप्लस अनाज नहीं होता है जिससे बेच के वो अपनी सेविंग कर सके, ठीक है। दे आर थस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, ठीक है। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग, एंड यू कैन फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। वो बताया गया है कि इन किसानों को कल्टीवेशन के लिए लोन चाहिए क्योंकि इनकी अपनी सेविंग कुछ नहीं होती है। अपनी सेविंग क्यों नहीं होती है, क्योंकि उनके पास एक छोटा टुकड़ा होता है जमीन का जिसके ऊपर जो खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उसमें उतना ही अनाज उगा पाते हैं जिससे उनका साल भर का खाने का चल जाए। सरप्लस अनाज नहीं बचता है जिससे वो बेच के अपनी सेविंग कर सके। और अगला पॉइंट शुरू होगा, वी हैव रेड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने 3 फैक्टर पढ़े हैं प्रोडक्शन के, कौन सा, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। कि प्रोडक्शन के लिए 3 चीजें चाहिए ही चाहिए। क्या क्या चाहिए हमें, एक तो जमीन चाहिए, एक लेबर चाहिए और दूसरा कैपिटल चाहिए, धन चाहिए। एंड हाउ दे आर यूज्ड इन फार्मिंग, और ये कैसे फार्मिंग में यूज होंगे। अब 7th पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री।
Let's suppose that the farmer have produced wheat on their field, on their lands using the three factors of production. अब तीनों जो फैक्टर्स थे प्रोडक्शन के कौन कौन से, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये लगा के उन्होंने फार्मर ने व्हीट उगाया अपनी फील्ड पे. द व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट. अब जो व्हीट थी उसकी हार्वेस्टिंग होगी और प्रोडक्शन का काम था वो पूरा हो गया. व्हाट डू द फार्मर डू विद द व्हीट. अब फार्मर उस व्हीट का क्या करेगा. दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द व्हीट फॉर द फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस व्हीट. अब क्या करेगा कि कुछ तो व्हीट वो अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए रख लेगा और जो सरप्लस है उसको बेच देगा. स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस wheat because their total production is small and from this a substantial share is kept for their own family needs. अब जो सविता थी और गोविंद के बेटे थे, सविता और गोविंद के बेटे, उनके पास थोड़ा व्हीट बचा क्योंकि उनका जो टोटल प्रोडक्शन था वो कम था, इसलिए वो क्या कर सके, ज़्यादा नहीं बचा पाए. जो उन्होंने उगाया वो फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही पर्याप्त था क्योंकि उतना उनकी फैमिली को चाहिए. उनके पास सरप्लस ज़्यादा नहीं था जिसको बाजार में जाके बेच सके. सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट. तो सिर्फ जो मीडियम और लार्ज फार्मर है उन्हीं के पास सरप्लस व्हीट बचेगा जो वो मार्केट में बेच सकते हैं. In picture 1.1 you can see the bullock cart streaming into the market each carrying loads of wheat. अब पिक्चर 1.1 में दिखाया गया है कि बुलक कार्ट के ऊपर वो अनाज रखा हुआ है जो कहाँ पे ले जाया जा रहा है, मार्केट में. द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द व्हीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन द टाउन एंड सिटीज. अब जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट में ये व्हीट खरीदते हैं और आगे कहाँ सप्लाई करते हैं, शॉपकीपर्स को टाउन में और सिटीज में. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब तेजपाल का बताया गया है. तेजपाल क्या है, एक लार्ज फार्मर है, उसके बारे में बताया गया है कि वो क्या करता है जब वो व्हीट उगाता है या जब व्हीट का जो प्रोडक्शन है उसका फार्मिंग का कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या करता है. तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर, मैंने बताया कि बड़ा किसान है, हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स. अब उसका कितना अनाज हुआ है, अतिरिक्त अनाज कंजप्शन के अलावा 350 क्विंटल्स हुआ है ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड, सभी लैंड पे. He sells the surplus wheat at the रायगंज मार्केट and has a good earnings. अब वो जो सरप्लस उसका व्हीट है वो रायगंज मार्केट में बेच देता है और उसकी अच्छी अर्निंग हो गई है इससे. What does तेजपाल do with his earnings? अब जो उसने ये कमाया है उसका तेजपाल क्या करेगा. लास्ट ईयर तेजपाल had put most of the money in his bank account. लास्ट ईयर तो उसने क्या किया, सारा जो धन कमाया था उसने अर्न किया था वो बैंक में रख दिया था. लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लैंडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता who were in need of a loan. और बाद में उस सेविंग का उसने क्या किया कि सविता को उधार दे दिया जिसको लोन की जरूरत थी. He also used the saving to arrange for working capital for farming in the next season. और उसने सेविंग का किस में इस्तेमाल किया, एज अ वर्किंग कैपिटल, फार्मिंग में जो नेक्स्ट सीजन में काम आने वाली चीजें थी. ठीक है. दिस ईयर तेजपाल प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर. अब इस बार तेजपाल क्या चाह रहा है कि जो उसने अर्निंग की है उसको किस में यूज करे, ट्रैक्टर खरीदने में. अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल. अब एक ट्रैक्टर उसके पास ऑलरेडी है, अब वो दूसरा ट्रैक्टर खरीद रहा है जिससे कि उसकी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो बढ़े. मतलब ट्रैक्टर एक फिक्स्ड कैपिटल हो गया ना उसकी, जैसे लैंड फिक्स्ड कैपिटल है, ट्रैक्टर एक फिक्स्ड कैपिटल है, जो फार्मिंग इक्विपमेंट्स हैं वो फिक्स्ड कैपिटल है. तो अब वो एक ट्रैक्टर में इन्वेस्ट करेगा और अपनी फिक्स्ड कैपिटल को बढ़ाएगा. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. ठीक है. तेजपाल की तरह और भी जो बड़े और मीडियम फार्मर है वो अपने सरप्लस जो अनाज है उसको बेच देते हैं. ठीक है. अ पार्ट ऑफ अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन. जो उन्होंने अर्निंग की है उसको सेव करके रखते हैं और अगले साल कैपिटल को खरीदने में, फिक्स्ड कैपिटल को खरीदने में उसको खर्च करते हैं. दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग. और वो इस योग्य हैं कि इस कैपिटल को अगले सीजन में इस सेविंग को इस्तेमाल कर सकते हैं. अगले सीजन में अगर फार्मिंग इक्विपमेंट कुछ भी उनको चाहिए, फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ें, तो जो सेविंग उन्होंने की है उस पर वो खर्च कर लेंगे.
Some farmers might also use the saving to buy cattle, trucks or to set up shops. कुछ फार्मर क्या कर सकते हैं या क्या करते हैं अपनी शेविंग का? कैटल खरीद लेंगे, ट्रक खरीद लेंगे और शॉप खरीद लेंगे. As we shall see, these constitute the capital from non farming activities. अब ये कैटल, ट्रक्स और शॉप किस में आएंगी? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में. किसान इसमें भी अपनी सेविंग इन्वेस्ट करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर. कि फार्मिंग के अलावा, नॉन फार्म मतलब फार्मिंग के अलावा पालमपुर के लोग और कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं. डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. जो डेयरी है वो एक कॉमन एक्टिविटी है बहुत सारे फैमिलीज की पालमपुर में. पीपुल फीड देयर बुफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. अब ये लोग अपनी बुफेलोज को घास खिलाते हैं, ज्वार खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं जो रेनी सीजन में उगती है. द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज. और जो जानवरों का दूध होता है वो रायगंज में बेचा जाता है. द नियर बाय लार्ज विलेज. पास का एक बड़ा गांव है, वहां पे पास का एक बड़ा गांव है रायगंज. तो वो जो दूध होता है जानवरों का वो वहां बेच दिया जाता है. मैं बताती हूँ. 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज. कहते हैं 2 ट्रेडर्स हैं शाहपुर के जिन्होंने रायगंज में एक तो कलेक्शन करते हैं, साथ में एक चिलिंग सेंटर खोल रखा है कि कलेक्ट करके चिलिंग सेंटर में उस दूध को रखा जाता है और फिर वहां से वो दूध कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? टाउन्स में और सिटीज में. अब सेकेंड एक्टिविटी क्या है पालमपुर की? एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपुल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. मतलब 50 से भी कम लोग मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं पालमपुर में. Unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities, कि unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very small production method. जैसे शहरों की में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो गांव में जो मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग लगे हुए हैं वो भिन्न है, अलग है. और उनके जो प्रोडक्शन के मेथड है वो भी बहुत सिंपल है. एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल. और वो होता भी स्मॉल स्केल पे है. दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर. अब वो काम या तो जो मैन्युफैक्चरिंग का करते हैं वो घर पे करते हैं या खेतों में करते हैं अपने फैमिली लेबर की मदद से. रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड. वो मुश्किल से दूसरे जो लेबर है उनको हायर करते हैं या किराए पे रखते हैं. मतलब थर्ड है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. अब शॉपकीपिंग का भी काम कर रहे हैं पालमपुर के लोग. पीपुल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर. कहते पीपुल इन्वॉल्व इन ट्रेड, जो लोग ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, आर नॉट मैनी इन पालमपुर. पालमपुर में ज़्यादा नहीं है. द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज. अब जो पालमपुर के शॉपकीपर्स हैं क्या करते हैं? होलसेल में सिटीज के मार्केट से सामान लाते हैं और गांव में बेचते हैं. यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ्स. अब जो गांव में जो शॉपकीपर होते हैं आपने देखा होगा वो क्या क्या बेचते हैं? ये जो मैंने बताई राइस, व्हीट, शुगर, मतलब जो भी छोटी मोटी चीज़ें दिनचर्या की जो चीज़ें होती है ना वो बेचते हैं. पेन, पेंसिल, नोटबुक जो बच्चों को चाहिए, ये सब चीज़ों की दुकानें गांव में होती हैं. अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स. दे सेल ईटेबल्स. ठीक है. अब कह रहे हैं कि अ फ्यू ऑफ फैमिलीज, कुछ परिवार, हुज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड, जिनके परिवार बस स्टैंड के पास हैं, वो अपने घर का एक हिस्सा किस में इस्तेमाल करते हैं? एक छोटी दुकान खोल लेते हैं जिसमें खाने की चीज़ें बेचते हैं. जैसे चाय बना दी, उसके साथ बिस्किट दे दिए, समोसे दे दिए, इस टाइप की चीज़ें बनाकर भी बेचते हैं. फोर्थ पॉइंट है ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर. देर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज. कहते हैं कि
पालमपुर से रायगंज को जो जोड़ने वाली रोड है उस पर विभिन्न प्रकार के व्हीकल देखने को मिलते हैं, जैसे रिक्शा हो गया, टोंगा वालाज हो गया, रिक्शा वालाज, टोंगा वालाज, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपुल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बोगी आर पीपुल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस। अब ट्रांसपोर्ट सर्विस में लोग किस किस में लगे हुए हैं? रिक्शा चलाते हैं, टोंगा चलाते हैं, जीप चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर हैं और बुलक कार्ट है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हैं। दे ferry people and goods from one place to another and in return get paid for it। वो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लोगों को और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और बदले में क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं। द नंबर ऑफ पीपुल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। अब कई सालों से ये जो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व लोग हैं ये काफी बढ़ गए हैं। पालमपुर के लोगों की नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन कौन सी होगी? 4 होगी। एक तो वो डेयरी में जुड़े हुए हैं, दूसरा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में है, तीसरा है उनका शॉपकीपिंग एंड थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो नॉन फार्म एक्टिविटीज ये पालमपुर के लोगों की 4 होगी। लीजिए स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर पूरा हो गया। फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर 9th क्लास। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ आया होगा। अगर समझ में नहीं भी आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसको दोबारा आपको समझा दूंगी एक छोटी सी वीडियो डाल के, जो जो आपके क्वेश्चंस होंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।